सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में खुशहाल भी होंगे। चलिए अब हम अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं, कक्षा 12 की क्लास 4। यदि आपने क्लास 3 को ध्यान से देखा होगा तो उस क्लास में हमने विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करवाई थी, जिसमें हमने आपको 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सम करवाया था और 2 प्रोटॉनों के लिए हमने आपको घर के लिए दिया था। यदि आप लोगों ने उसका आंसर निकाला होगा तो वो 10 टू द पावर 39 के आसपास आया होगा। यदि आप लोगों ने निकाला होगा और नहीं निकाला है तो आप उसको ज़रूर निकाल करके देखिए, क्योंकि यदि आप नीट या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें आपसे आनी चाहिए। तो खैर कोई नहीं, तो अब हम आगे चलते हैं अपनी क्लास पर। तो अगली जो क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है आपके पास में अनेक आवेशों के बीच विद्युत बल। यानी कि जब अनेक आवेश है तो उनके बीच विद्युत बल कैसे कार्य करता है, और इसको समझाने के लिए एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? अध्यारोपण का सिद्धांत। अंग्रेजी में नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये नाम है अंग्रेजी में, और वैसे क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन, है ना। कि जब बहुत सारे आवेश एक जगह इकट्ठे होते हैं तो ऐसी स्थिति में बल क्या लगता है। इसको आप समझिए कि यहाँ पर एक आवेश है, इसके आसपास ये इस टाइप से करके बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सभी आवेश इस पर बल लगाएंगे तो तब बल क्या होता है। इसीलिए इसके लिए दिया गया है अध्यारोपण का सिद्धांत। वो क्या दिया गया है, देखो बहुत मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा जो आपको बड़े आसानी से समझ में भी आ जाएगा। वो क्या है कि किसी बिंदु आवेश पर, आपका समझना कि किसी बिंदु आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया कुल विद्युत बल उन आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग विद्युत बलों के सदिशों के बराबर होता है। मतलब इस पर जो कुल विद्युत बल लगेगा इन सभी के द्वारा लगा गया अलग अलग का आपका योग, यानी कि सबका योग के इक्वल हो जाता है। और यही आपकी परिभाषा है और इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो इसकी आप थोड़ी लिख लीजिए, लिखिए। उम्मीद है कि आपकी कॉपी पेंसिल तैयार है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार लिखना शुरू कर दीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे गैस करके नई लाइन से लिखेंगे हम। तो लिखिए किसी बिंदु आवेश पर, क्या बताया हमने आपको, किसी बिंदु आवेश पर, ठीक है, किसी बिंदु आवेश पर अनेक विद्युत आवेशों, अनेक विद्युत आवेशों द्वारा लगाया गया कुल विद्युत बल क्या होगा, उन आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये है भैया आपका सिद्धांत। और बाद में आप होता है यहाँ पे इनवर्टेड कॉमन और फुल स्टॉप, और यहाँ पे नीचे लिख देना
कि यही आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है जी? आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। और अर्थात करके एक चीज और लिख देना फॉर्मूले के बेस पे, वो ये है कि एफ वेक्टर जो होगा वो होगा, मानने की बात है फर्स्ट पर लग रहा है F12 का वेक्टर प्लस F13 वाले का प्लस, ऐसे चलता रहेगा, चाहे इसमें कितने भी है 1n तक ले लिया, n का मतलब वहाँ पे 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसको थोड़ा सा आपको प्रूफ करवाएंगे, है ना। तो पहले तो आप इसकी थ्योरी लिख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी थ्योरी लिख ली होगी। अब हम आगे इसको आपको प्रूफ करवा देते हैं। अब हम आपको इसको प्रूफ करवाते हैं, ध्यान से देखिए। इसके लिए एक फिगर बनाएंगे हम। इनको आप भली बात जानते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये यहाँ पर एक मूल बिंदु होता है। सपोज कीजिए आपके पास में 3 है बिंदु आवेश, हम 3 का बना रहे हैं, बाकी इसमें हो सकते कितने भी हैं। ये है जी आपके पास में एक है, सपोज कीजिए Q1, ये है Q2 और ये है Q3। तो यहां से जो इस पर बल लगेगा, F1 पर लगा रहा है 2, और यहां पर सीधी लाइन खींचनी है आपको, 1 पर लगा रहा है 3, F13। तो ये जो डिस्टेंस है ये R1 वेक्टर होगी, ये वाली R3 वेक्टर होगी, और ये वाली R2 वेक्टर होगी। इधर से डिस्टेंस है ये R12 है, और ये वाली R13 है। तो और यहाँ पर जो बल लगेगा खाली वो F1 होगा, इनका परिणामी होगा। ठीक है, 2 वाला हो गया 1 2, 3 वाला हो गया 1 3। हमने सिर्फ 3 आवेश दिखाए हैं, लेकिन हम करेंगे इसको n आवेशों के लिए। ठीक है, तो आपको जो आपने चित्र बनाया है इसकी थोड़ी सी आपको लिखना भी इसके बारे में। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए कि माना किसी वैद्युत निकाय में, ये एक प्रकार का वैद्युत निकाय है, में n वैद्युत आवेश, कितने आवेश है भाई, n वैद्युत आवेश, Q1, Q2, Q3, Qn है। हमने इसमें 3 दिखा रखे हैं, लेकिन हम n तक के लिए इसके करेंगे। ठीक है, जिनमें से आवेश कौन कौन से, Q2, Q3, और लास्ट में क्या है जी Qn। आवेश कौन से वाले पर, Q1 पर, Q1 पर क्रमशः, देखिए Q1 पर तो बल लगा रहे बाकी सभी, तो इसलिए हम कहेंगे जिनमें से आवेश Q2, मतलब इस पर बल लग रहा तो बाकी सब लगा रहे हैं। ठीक है, Q1 जिनमें से आवेश Q1 पर क्रमशः F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F1n वेक्टर वैद्युत बल लगा रहे हैं, या फिर बोल दीजिए कि आरोपित कर रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, तब कूलाम के सदिश रूप से, कौन से रूप से, अगर आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में कूलाम के नियम का सदिश रूप बताया था, तो उसमें क्या है, ध्यान दीजिए। आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगा गया
बल क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या है भैया, वो F1 2, 1 पर लगाया किसने, 2 ने, वो क्या होगा यहाँ पर बताओ। अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको भली बात यह है याद भी होगा। तो क्या होता है बताइए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R12 कैप। कैप का मतलब होता था एकांक सदिश, इसका मतलब मान 1 होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से बस अब एक लाइन लिखिए, इसी प्रकार अगर यहाँ पर F1 3 होता तो वो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q3, और यहाँ पर हो जाएगा R13 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R12 कैप। और ऐसे ही और भी बहुत सारे आएंगे, लास्ट में हम एक और दिखाएंगे F1n वेक्टर, तो वो क्या होगा 1/4πε0, यहाँ पर क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R1n का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R1n कैप। ठीक है, तो ये तो हो गया है भैया कूलाम के सदिश के नियम से कि प्रत्येक आवेश इस पर क्या क्या बल लगा रहे हैं। अब हम अध्यारोपण से निकालेंगे कि कुल बल कितना होगा, तो अब उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये इससे अगली लाइन है भाई, इससे अगली लाइन अध्यारोपण के सिद्धांत से, किससे जी, अध्यारोपण के सिद्धांत से। या फिर यदि आपने फिगर बना ली हो तो मैं फिगर साफ कर देता हूं, क्योंकि पूरा आ नहीं पाएगा इस पर, तो मैं थोड़ा सा फिगर साफ कर देता हूं कि ताकि ये पूरा आ जाए। फिगर आपने बना ली होगी और नहीं बनाएंगे तो इसको आप पीछे से वीडियो को पॉज करके फिगर बना लेना, ठीक है। तो फिगर तो आपकी बन गई है, अब आगे देखिए आप, ये होगा क्या, यहाँ लिख दीजिए। अब ये थोड़ा बोर्ड छोटा है देखा जाए तो, बड़े बोर्ड का इंतजाम करना पड़ेगा। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या फॉर्मूला है जो शुरुआत में लिखा था आपको, F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, और प्लस ऐसे जाएगा लास्ट में जाएगा F1n वेक्टर, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इन सभी के मान रखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ना, किसी को भी होनी भी नहीं चाहिए। तो अब देखिए F1 वेक्टर बराबर 1 2 की वैल्यू क्या है, ये लीजिए, क्या वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया है R12 कैप, ठीक है। प्लस थोड़ी लाइन छोटी है, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो ये प्लस हमें यहाँ पर दिखाना था। अब 1/3 की वैल्यू रखिए, 1/3 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या भाई 1 अपॉन, यार इसके नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q3 R13 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R13 क्या प्लस, अब जाएगा और प्लस लास्ट में किसका मान आएगा, F1n का। आपकी कॉपी में जगह होगी तो आप सीधा एक लाइन में ही लिखना है ना, मेरे पास तो जगह नहीं तो मजबूरी में ऐसा लिखना पड़ रहा है। 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन में R1n स्क्वायर R1n का कैप, ठीक है। अब बताइए इन तीनों चीज़ों में कि इसमें क्या चीज़ सेम है, यानी कि कॉमन इसमें से क्या आ सकता है। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे F1 वेक्टर बराबर, तो इसमें Q1 सभी में सेम है और अपॉन में 4πε0 भी सेम है, तो ये कॉमन आ गया। क्या चीज़ कॉमन आई है आपके पास में, Q1 भी सभी में था, और साथ में अपॉन में 4πε0 भी सभी में था, तो ये कॉमन आ गया आपका। तो अब क्या बचा है यहाँ पर बच गया जी Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या लिख रखा आपने R12 क्या प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा आगे
Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर और बाहर आ गया है R13 का क्या प्लस दैट और लास्ट में क्या बचेगा Qn अपॉन में R1 का n का स्क्वायर और यहाँ पे बाहर आ गया R। इधर थोड़ी जगह कम बच के दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ भाई नीचे Qn अपॉन में R1n का स्क्वायर और यहाँ पे R1n क्या। तो ये बच गया जी आपका जो इसमें बचेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अच्छा, अगर ये दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब इस पूरी लाइन को एक लाइन में समायोजित करने के लिए क्या करते हैं। यदि आप लोगों ने कक्षा 11 का गणित पढ़ा होगा तो गणित वालों को तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हो सकता है कि बायोलॉजी वालों को ना पता हो। तो इस चीज को कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये लगता है सिग्मा। क्या लगता है सिग्मा। जब एक से अधिक संख्याएं एक ही प्रकार से जुड़ी होती हो तो उसको सिग्मा के रूप में लिखा जाता है। ये सिग्मा को लिखने का तरीका होता है। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर होगा क्यू आई। क्या होगा क्यू आई अपॉन में R1 और साथ में आई स्क्वायर और बाहर है R1 आई कैप और आई का मान है कहाँ से स्टार्ट है 2 से लेके n तक, 2 से लेके n तक। ये फॉर्मूला होगा जी। कैसे, जब ये अप्लाई होगा तो यहाँ पर आई की जगह 2 रखिए, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये वाली आ जाएगी। प्लस आगे चल के 3 रखिए तो ये आएगा, उससे आगे 4 रखिए तो वो आ जाएगा, उससे आगे सर लास्ट में जाके n रखिए, मतलब ये चीज़ n तक चलेगी। यदि आप लोगों ने गणित पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये प्लस वाली चीज़ें जब बहुत सारी चीज़ें एक ही प्रकार की प्लस में होती है तो उनको सिग्मा की तरह, सिग्मा के रूप में इस प्रकार से दिखाया जाता है। और यदि आपको नहीं पता है तो बस आप समझ लीजिए कि इसको दिखाने का तरीका यही है। तो ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि इतना नहीं है, क्योंकि बहुत कम आता देखा है मैंने पेपर में, लेकिन जब कभी हार्ड पेपर बनता है तो तब आ भी जाता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है सीधा सीधा आपको नेट या जेईई एडवांस के पेपर में डायरेक्ट मिल सकता है कि इनमें से किसी बल पर अनेक बलों द्वारा लगाया गया विद्युत बल क्या होगा। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों में से एक ऑप्शन यह भी होगा। तो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर 1 है तो याद रखिए 2 से स्टार्ट होगा। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। और यहीं से आपका सवाल गलत या सही भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा और इसको आप समझ भी गए होंगे कि जब अनेक आवेश बल लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में कुल बल कितना होता है। अब आपका जो अगला टॉपिक है, अब हम उस पर आते हैं, ठीक है। तो अगला जो आपके पास में टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग सही है क्या? सही है बिल्कुल। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। बी के बाद में यू है, याद रखना है ना, जो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेषकर। तो सतत आवेश वितरण, देखिए एक बात और आप ध्यान से देखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको यहाँ पर ऑनलाइन, वैसे ये नाम का ऑनलाइन है वो तो हमने आपको पहले बता दिया था। यहाँ पर हम आपको जो एनसीईआरटी में, चाहे आप भारत देश के किसी भी राज्य से पढ़ रहे हैं,
यदि आपने एनसीईआरटी का अपना सिलेबस देखा होगा तो हम हर एक सिलेबस जो अगला हेडिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको करवा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम आपसे कुछ भी नहीं छुड़वाएंगे, क्योंकि भारत के किसी भी कोने का बच्चा हो वह नेट या जेईई का एग्ज़ाम देता है, जेईई एडवांस का, तो वो सबके लिए एक समान रूप से आता है। तो सबके लिए एनसीईआरटी का सिलेबस भी एक समान रूप से है। तो इसलिए हमने यहाँ पर किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है और इसी प्रकार से हम सिलेबस को लेके जा रहे हैं कि हम कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि हर एक टॉपिक को बड़ी गहराई से करवाएंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी बड़ी गहराई से करवाए जाएंगे। अभी तक तो आपने इस चैप्टर में न्यूमेरिकल किए कहाँ है? एक शुरुआत में किया था, वो तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है। इसके बहुत हार्ड न्यूमेरिकल भी आएंगे जब हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हम पहले तो इसकी थ्योरी यानी कि पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे आगे, ठीक है। तो अब हमारे पास में टॉपिक है सतत आवेश वितरण। अब इसको आसान भाषा में समझिए। इसको आसान भाषा में समझने का मतलब यह है कि मानने की बात है, हमने यदि किसी वस्तु को आवेश दिया है, हमने किसी वस्तु को आवेश दिया है, तो उसका एक समान रूप से उस वस्तु पर आवेश का फैल जाना ही सतत आवेश वितरण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उस पर एक समान रूप से आवेश का वितरित हो जाना ही आवेश का सतत वितरण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है बहुत ही। इसको आप समझिए कि जैसे कि आपके तरीके से समझिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास भी कोई लोहे की चौकोर प्लेट है और आपने क्या किया है, उसके एक कोने पर बिजली का तार लगा दिया है। तो क्या होगा, वो तार, वो जो आपने जो उसमें करंट लगा है वो उस पर चारों ओर समान रूप से फैल जाएगा। यदि आप उसके किसी भी कोने पर आप हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लग जाएगा। यही होता है एक प्रकार से आवेश का सतत वितरण। और देखिए ये 3 प्रकार का होता है। क्यों? कि अगर बाय चांस कोई सीधी इस टाइप की कोई सीधे तार हो तो वो एक सरल रेखा में होगा, चौकोर प्लेट हो तो वो एक प्लेट पर फैलेगा यानी कि क्षेत्रफल पर, और मानने के बाद कोई ठोस वस्तु है, मानने के बाद कोई लोहे का गोला है, उस पर लगाएंगे तो उस पर भी तो करंट फैलेगा, तब ऐसी स्थिति में उसके आयतन में फैलेगा। यानी कि ये 3 डायमेंशंस होता है। मतलब एक्स एक्स में खाली एक्स एक्स, एक्स और वाई भी, और एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस, ठीक है ना। तो देखिए इसको समझने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है वो तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, जब किसी वस्तु को, हाँ देखिए, जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। फैलने लिखेंगे, वितरित लिखेंगे, वितरित हो जाता है। इसे ही आवेश का सतत वितरण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब आएगा इसके प्रकार। तो भैया ये होता है आपके पास में 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो लिखिए, मेरे से लिखिए, यह 3 प्रकार का होता है। देखिए, सभी भाषाएं हम आपको बोर्ड पर लिखवा रहे हैं, तो इसलिए आप अपनी कॉपी में गलत ना लिखें और ना ही गलत लिखने की संभावना होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है
रेखीय आवेश घनत्व। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है रेखीय, मतलब यानी कि जब आवेश का वितरण एक रेखा यानी कि सरल रेखा मान लीजिए या फिर कोई वक्राकार रेखा मान लीजिए, इसके अनुदिश होगा, तो तब ऐसी स्थिति में इस आवेश को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसकी मानने की बात है, चाहे कोई सीधी लाइन हो या फिर ऐसे आपके पास में कोई तार है, वो आपने उसका एक तार का एक गोला बना लिया छल्ला, तो वो भी तो है, तो वो एक रेखा ही है ना पूरी पूरी। तो इसी प्रकार समझिए हम। तो लिखिए इसमें, देखो इसके नाम से पता चला रेखा के अनुदिश। देखिए तो लिखो, जब किसी, हाँ, जब आवेश का, ऐसे लिखिए, जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखा या वक्र रेखा, वक्र मतलब समझते हैं, सरल तो सीधी होती, वक्र ऐसे रेखा के अनुदिश मतलब उसकी दिशा में होता है, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण, परिमाण का मतलब होता है यहाँ पे मात्रा, या फिर आप ऐसे दो कि आवेश की मात्रा, एक ही बात है, आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसे, ये देखिए उल्टा वैसा, इसको बोलते हैं लैम्बडा। आप तो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, आपको पता ही होगा, 11 में बहुत आता है। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला हो जाएगा लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई है, प्रति एकांक लंबाई का मतलब प्रति लंबाई मतलब अपॉन में एल, एकांक का मतलब तो आप समझते हैं कि वो 1 मीटर की बात कर रहा है या फिर 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मात्रक क्या होगा आपको साफ साफ दे रहा होगा, ये सी का कूलाम प्रति मीटर, विमा सब कुछ आप अपने आप लिख लेंगे, राशि तो अधिक ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया जी आपके पास में रेखीय आवेश घनत्व। तो ये तो सिंपल हुआ आपका फॉर्मूला। अगर सपोज कीजिए कि वो रेखा वक्राकार होती, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, चलिए हमें आप उसका एग्जांपल बताते हैं आपको, है ना। मैं ऊपर लिख देता हूँ एग्जांपल। इसका एग्जांपल देखिए, वो ये है कि यदि आवेश का वितरण किसी कैपिटल आर त्रिज्या के वलय के रूप में हो, मतलब कि आवेश का जो वितरण है वो वलय मतलब एक गोल यानी कि वक्राकार वलय के रूप में हो रहा है, तो तब क्या होगा, तो तब लैम्बडा इक्वल टू होगा क्यू अपॉन जो लंबाई है, लंबाई हो जाएगी उसकी परिधि, क्या हो जाएगी उसकी परिधि, परिधि क्या होती है वो आपको बताना चाहिए, 2/r। तो तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, ये तब होगा जब वो किसी वक्राकार पर, ये इसका एग्जांपल नहीं, इसके नीचे लिखना है, जगह नहीं थी, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हुआ जी आवेश का, ये हुआ रेखीय आवेश घनत्व। तो अब अगला चलेगा आपका
आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो दूसरा है आपके पास में आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या चीज है? आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि इस बार जो आवेश का वितरण है वो कहाँ से होगा? किसी पृष्ठ पर, यानी कि कोई चाहे तो आपके पास में समतल पृष्ठ है, चाहे तो वो क्या नाम आयताकार है, वर्गाकार है, चाहे वो वक्राकार है, कैसा भी है एनीथिंग, चाहे कोई गोलेकोस भी है, कुछ भी मान लीजिए आप। लेकिन इस बार क्या आपके पास में पूरा का पूरा पृष्ठ है। तो आपको यही लिखना है, देखिए कि जब आवेश का वितरण, देखिए आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश होता है, के अनुदिश होता है, तो प्रति एकांक, इस बार क्या आएगा लंबाई की जगह क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठ पे होता है क्या? क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को, यानी कि चलो मात्रा लिख देते हैं इस बार, आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व, यहां पर आप आवेश के परिणाम को भी कह सकते हैं पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसे सिग्मा, ये वाला सिग्मा ध्यान से बनाना, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इस सिग्मा को भी आप जानते हैं, कक्षा 11 में बहुत है। मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर वही एग्जांपल है कि यदि वह कोई गोलीय कोष हो, कोष मतलब गोला, ठीक है, खोखला गोला एक प्रकार से, यदि आवेश का वितरण, एग्जांपल है कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोष, मतलब ये खोखला गोला गई है ना, गोलीय कोष के अनुदिश हो तो तब क्या होगा? तो तब होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन, क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तब क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये था इसका आपका दूसरा प्रकार। अब आते हैं हम इसके तीसरे प्रकार पर। ठीक है, तो तीसरा है आवेश का आयतन घनत्व। लिख लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। नंबर 3 है आवेश का आयतन घनत्व। तो आयतन किस में होगा? जब देखिए वो गोला खोखला है तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, अगर वही गोला ठोस होता तो तब आयतन वाली स्थिति होती। तो इसमें यही होगा कि जब आवेश का वितरण किसी ठोस वस्तु, क्योंकि आयतन मिलेगा किसमें आपको? ठोस वस्तु में, ठोस वस्तु के अनुदिश होता है तो प्रति एकांक, इस बार क्या आएगा? आयतन, इस बार क्या आएगा भाई? आयतन में आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व क्या करते हैं? इसको कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे भाई? रो से। इसका नाम क्या है? सब जानते होंगे,
रो, क्या नाम है इसका? रो। कक्षा 11 में बहुत है, बर्नौली की प्रमेय में आपने पढ़ा होगा। तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप सेम दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे एग्जाम्पल में बताइए? कि यदि क्या लिखेंगे? आवेश का वितरण क्या हो? कैपिटल आर त्रिज्या के ठोस गोले, किसके द्वारा? ठोस गोले के अनुदिश हो तो, यदि आवेश का वितरण, समझ गए होंगे आप। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी, लैम्डा नहीं है, ये है रो। क्या है? रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन, आयतन क्या होता है ठोस गोले का? पता होना है चाहिए आपको, 4/3 पाई आर क्यूब। किसका आयतन होता है? ठोस गोले का। मात्रक क्या होगा इसका? कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये थे भैया हमारे पास में आवेश के वितरण के 3 प्रकार है। एक लंबाई के अनुदिश से, एक क्षेत्रफल के अनुदिश से, और एक आयतन के अनुदिश से। तो यहां तक अब वैद्युत आवेश के बारे में कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अब चलेगा वैद्युत क्षेत्र। तो यहां तक जो मामला था पूरा वो कंप्लीट था आवेश के बारे में। अब चलेगा वैद्युत क्षेत्र, जो कि इस चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है और सबसे बढ़िया भी है। तो अभी तक तो आप पढ़े थे सिर्फ आवेश के बारे में, अब आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसको आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। आज हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको शुरुआत कर देंगे, और उम्मीद है कि आगे चल के हम आपको आर्टिकल भी करवा देंगे। इसके सब कुछ करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, जो इसका अगला टॉपिक है। अगला क्या है? इसका अगला पार्ट है। चैप्टर के 2 पार्ट थे। पार्ट 1 में वैद्युत आवेश पढ़ा है आपने, और पार्ट 2 में आपने अब पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो शुरुआत हो जाती है वैद्युत क्षेत्र की। लिख लिया है आपने? आगे चलते हैं। तो अगला जो आपके पास में हेडिंग है वो है वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर का पार्ट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, और अधिकांश सवाल इसी में से आते हैं, इस चैप्टर में से, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। यदि आपने इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको उसमें थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी बताया था। कुछ याद होगा आपको? मैंने कहा था कि ये आवेश है और ये वो क्षेत्र है जहां तक ये हमें महसूस हो रहा है ना। तो वहीं था वैद्युत क्षेत्र। मतलब सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि ये आवेश है, मतलब ये बिजली का तार है। वही बात है, आपको याद होगी कि भैया LT और HT हाई टेंशन लाइन की, बड़े तार के पास यदि इतनी दूर भी हाथ जाएगा तो ये अपने आप इसको खींच लेता है। वही चीज़ है बस वैद्युत क्षेत्र। परिभाषा भी वहीं से है। कैसी परिभाषा है? देखिए कि यह है आवेश। ये क्या है भैया आपका? आवेश। कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता हो। मतलब जहां तक ये इसको फोर्स लगाएगा, मतलब जहां तक ये खींचेगा, वही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है और कुछ भी नहीं है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल का अनुभव किया जा, क्योंकि वो बल ही तो होगा जो उसको खींच के ले जाएगा, इसलिए विद्युत बल का अनुभव होगा। ठीक है, तो परिभाषा भी सिंपल है और सिंपल तरीके से लिखिए आप। तो आप इसकी परिभाषा लिखना शुरू कीजिए। हमने आपको इसको पहले शुरुआत में समझाया था। तो अब परिभाषा लिखिए।
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता हो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये परिभाषा किसकी होगी जी? वैद्युत क्षेत्र की। अब जो अगली परिभाषा है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर तीव्रता, जो भी आप लिखते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि जी ये क्या कोई चीज अलग है? बस तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र में इतना फर्क है कि इसमें हम फॉर्मूला जो बताएंगे, तीव्रता में हम आपको साइंटिफिक फॉर्मूला बताएंगे और वो सिंपल इसकी परिभाषा थी। तो अब आप लोगों को हम बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। बड़ी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। परिभाषा इसी से निकलेगी जो आपने वैद्युत क्षेत्र की निकली है, सेम इसी की। ये आवेश है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, चारों ओर फैला हुआ है। तो हमारे पास में बाहर एक आवेश है जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस पर हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग। और जिस पर यहां पर प्रयोग करते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। वो हिंदी में नाम होता है इसका परीक्षण आवेश। क्या नाम होता है? परीक्षण आवेश। याद रखिए कि जिसको मतलब जिस आवेश पर हम प्रयोग करेंगे उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज, और हिंदी में नाम होता है परीक्षण आवेश। तो सपोज कीजिए ये तो वो आवेश था जिसके चारों ओर का वो क्षेत्र है। इसमें ये हम परीक्षण आवेश को प्लस Q0 से प्रदर्शित करते हैं। ये भी बात हमेशा याद रखना। मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं कि जिस पर प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज, और उसको प्लस Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो अब हम इस पर प्रयोग कर रहे हैं जी वैद्युत क्षेत्र में। तो हम क्या कर रहे हैं? ये आवेश है कोई प्लस Q, और इसके वैद्युत क्षेत्र में हम इसको लेकर आ रहे हैं, इसको लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही ये यहां से यहां पहुंचेगा, पहुंच गया, तो इस पर एक बल लगेगा ना, बल तो लगेगा जो उसको खींच के ले जाएगा। तो परिभाषा क्या है? बस ये जो बल है जो इस पर बल लगेगा और ये जो परीक्षण आवेश है, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का क्या अनुपात ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। क्या लिखेंगे कि जब किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, जब किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाया जाता है, किसी परीक्षण आवेश को लाया जाता है, तो उस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल, कार्य करने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बड़ी आसान सी परिभाषा है और ये बिल्कुल उसी से डेफिनेशन निकली है आपकी। तो अब आप लोग इसकी परिभाषा लिखना शुरू कीजिए। तो लिखिए, लिखो, लिखिए, जब किसी परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब समझ गया ना, जिस पर हम प्रयोग करते हैं, टेस्ट चार्ज है ना। परीक्षण आवेश को किसी बिंदु आवेश, चाहे बिंदु लिखो या ना लिखो, खाली आवेश लिखो तो एक ही बात है, बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो
उस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल ई से करते हैं इसको, और ई का फॉर्मूला होगा F/Q0। मात्रक तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। जब कोई परिभाषा लिखते तीन चीजें लिखा करते हैं उससे। मात्रक क्या होगा जी, पता चल रहा आपको। ऊपर न्यूटन है, नीचे क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। एक चीज और बताइए, इसकी विमा बड़ी आसान है। न्यूटन की विमा क्या है, m/10⁻²। कूलाम की क्या है, AP। तो विमा क्या हो गई बताइए, mL हो जाएगी -3, क्योंकि ऊपर एक हो गई है, और (-1). एक और चीज लिखिए कि ये राशि कैसी है। राशि कैसी है, क्योंकि डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, तो कैसी राशि होगी जी, सदिश। कैसी राशि है, सदिश। ठीक है, तो ये हुआ जी वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो इस क्लास में आपने जो पढ़ा है वो क्या क्या है, आपने पढ़ा है इसमें आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश का सतत वितरण जिसके 3 प्रकार हैं, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल मिलाकर इसमें 3-4 टॉपिक कवर किए गए हैं। और जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आर्टिकल सोल्व करेंगे। वो आपको इससे अगली क्लास में करवाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में आपने जितना सीखा है या जितना आपको पढ़ाया गया है वह सब कुछ आपको समझ में अवश्य आया होगा। बस मुझे यही उम्मीद है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सबको समझ में आना चाहिए। और एक आपसे बस आखिरी जो रिक्वेस्ट है वो हमारी ये है कि जब भी आप हमारी क्लास लेते हैं तो उस क्लास को लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट भी अवश्य करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी है और आपको उसमें क्या समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या परिचितों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में अवश्य शेयर कीजिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। ये हमारी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।